हेलो बच्चों, आज हम मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर करने वाले हैं, जिसको हम 3 पार्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ये। और जो है इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो स्ट्रक करता है, और अगर डिमांड और सप्लाई जो है वो चेंज होती है तो किस तरह से जो है इक्विलिब्रियम जो है न्यू इक्विलिब्रियम किस तरह से एग्जिस्ट करता है मार्केट में, कैसे मार्केट फिर से जो है वो क्लियर होती है और इक्विलिब्रियम को अचीव करती है। तो हम इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में जानने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, आपको जो है मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जो है वो क्या करें, लाइक कर दें, अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा दें आपको, ताकि आप ऐसे ही और भी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशनल और नॉलेजफुल वीडियोस को आपको प्रॉपरली जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अपडेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो है हम कुछ की पॉइंट्स को करेंगे। ये जो की पॉइंट है इस चैप्टर का, इस की पॉइंट में करना क्या है कि ये जो की पॉइंट है इसके अंदर जो है कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम ऑलरेडी पहले अपने पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये दो जो है आपको पहले से ही आता है, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से जो है आपको इस चैप्टर में नया देखने को मिलेगा, और उसको फिर आपको ये क्या करना है, उसको समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। ओके, इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ बोलता है डिमांड की प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड किसको क्रिएट करता है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो दो चीज़ों को क्रिएट करता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ओके। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है मार्केट में? कॉन्ट्रैक्शन जो है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस जो है डिक्रीज होगा तो डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको बोलता है लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, एक्सटेंशन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। अभी कॉन्ट्रैक्शन का केस थोड़ा सा आप लोग इसको और समझ लीजिए, इसको समझ लेंगे तो फिर जो है आपके लिए आसान हो जाएगा पूरा चैप्टर। सबसे पहले जो हम की पॉइंट को, बेसिक पॉइंट्स को करेंगे इस चैप्टर के, जो कि आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर इस चैप्टर को आप समझना चाहते हैं तो। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका क्या है, प्राइस है P, दिस इज योर क्वांटिटी Q। ओके, अब क्या हो रहा है, ये इनिशियल प्राइस है, ये इनिशियल क्वांटिटी है। अगर आपका प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है या प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है, पहले हम डिक्रीज का केस कर लेते हैं। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या था, P था, प्राइस कम कर दिया हमने, P1 कर दिया, तो प्राइस के डिक्रीज हो जाने से डिमांड क्या होती है, प्राइस अगर कम होता है डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डिमांड जो है Q1 हो गया। तो यहाँ देखिए डिमांड कर्व जो है वो क्या हो गया, A से B की ओर एग्जिस्ट कर गया, यानी A से B की ओर क्या किया, मूव किया है। एक ही कर्व है, उसी में मूवमेंट हुई है। इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सटेंशन। ये क्या हुआ है, एक्सटेंशन। कैसे पता चला? क्योंकि क्वांटिटी जो है डिमांड में जो आई है नई वाली, वो पहले वाले से ज़्यादा है। तो यानी क्या हुआ, अगर डिमांड यहाँ पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ है, तो इट मीन्स डिमांड कर्व जो है, जो शिफ्ट हुआ, मूवमेंट हुई है, सॉरी शिफ्ट नहीं है, वो आपका एक्सटेंशन कहलाएगा। ऑल राइट, यहाँ पे हम क्वांटिटी को शो करते हैं, यहाँ पे हम प्राइस को शो करते हैं। आप इन सब चीज़ों को लिख लें एक बार, ठीक है, ये आपके लिए आगे काम आने वाली है। बेसिक चीज़ हैं, बेसिक हैं आपके लिए। स्क्रीनशॉट आपको लेने का मौका मिलेगा, तो पहले आप लोग इसको कंसंट्रेट करें। अब प्राइस अगर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड आपका, सेकंड केस इसी का देखें। सेकंड केस क्या है, अगर आपका डिमांड कर्व है, ये आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका प्राइस है, दिस इज योर डिमांड कर्व। प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस जो है आपका क्या है, वो आपका P है। इनिशियल प्राइस हम मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल प्राइस क्या है, P है, और न्यू जो प्राइस आया है, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, वो हो गया P2। तो जो
P प्राइस थी, उस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, Q। अब जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो P2 हो गया है, तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q2 हो गया, डिमांड जो है वो क्या हो गई, Q2 हो गई। तो यानी डिमांड कर्व क्या हुआ, अपने ही कर्व पे क्या किया, मूव किया है अपवार्ड। तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। जब डिमांड कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, कैसा रिलेशन, पॉजिटिव। क्या करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ही कराएगा। यानी अगर आपको प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ डिक्रीज का केस चलता है, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, एक्सटेंशन में प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है, अब हम इसके ग्राफ बना के देखते हैं। फिगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सप्लाई जो है वो पॉजिटिव स्लोप करता है। जब हमारा यहाँ पे प्राइस क्या था, P था, Q क्वांटिटी की डिमांड और थी। अब प्राइस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होती है, डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या हो गया, आपकी क्वांटिटी जो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम होती है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई का केस है, तो प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो जब सप्लाई इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पे सप्लाई, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, quantity supplied by producer is increased here. When quantity supply is increased, then what is happen here, on the same curve there is movement occurs. Suppose it is A and it is B, so the movement which occurs here, it is called extension. क्वांटिटी की सप्लाई क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है ये, क्लियर। सिमिलरली ऐसे ही यहां पे क्या होगा, अगर आपका प्राइस जो है डिक्रीज होता है, मान लीजिए आपका ये सप्लाई कर्व है, पहले आपकी प्राइस P थी, तो क्वांटिटी जो डिमांड करते वो Q थी, प्राइस कम हो गई, P2 हो गई। आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप उस चीज़ को ज़्यादा बेचना नहीं चाहेंगे जिसमें आपको कम प्रॉफिट हो रहा है या कम प्राइस मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्राइस को क्या किया, प्राइस का डिक्रीज हो जाने से अपनी सप्लाई को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो आपका जो है ये क्या हो रहा है, सेम ही कर्व पे पीछे की ओर मूवमेंट हो रही है। तो ये जो ये मूवमेंट है वो क्या कह रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपका जो है ये क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, कर्व का ये जो ये सिचुएशन दिखा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। एक्सटेंशन ये था पहले वाला, अब जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन। यहां नीचे हम क्वांटिटी शो कर देंगे और यहाँ हमेशा हम प्राइस शो करते ही हैं। ये दो अलग अलग कर्व हैं, यहाँ पे ये भी दो अलग अलग कर्व हैं। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि कुल मिलाकर के जो भी हमने यहाँ पे समझा है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर खुद की प्राइस बढ़ती है, इफ प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी इंक्रीज, देन व्हाट इज हैपन देयर, डिमांड ऑफ ऑन कमोडिटी डिक्रीज, और अगर अपनी प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ ऑन कमोडिटी विल इंक्रीज। अगर एक प्रोड्यूसर हैं आप, प्राइस बढ़ रहा है तो आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे, प्राइस कम हो रहा है तो कम सप्लाई करेंगे। आप एक कस्टमर है, प्राइस बढ़ रहा है तो आप डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, और प्राइस अगर घट रहा है तो आप डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे जो है आपने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को सीखा है।
अभी हम शिफ्ट को सीखेंगे और शिफ्ट के क्या फैक्टर होते हैं हम उसको जानेंगे, शिफ्ट क्यों होता है और कैसे होता है, और शिफ्ट कैसे जो है क्रिएट होता है और कैसे उसको एग्जिस्ट करता है वो यहाँ पे एक मार्केट के अंदर, और क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है कर्व जो है डिमांड या सप्लाई का वो शिफ्ट करता है। तो इसको हम जानने से पहले जो है नेक्स्ट करने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट, ठीक है। तो इसके साथ फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि शिफ्ट से रिलेटेड है। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था जो हमारा डिमांड फंक्शन था और जो हमारा सप्लाई फंक्शन था। डिमांड फंक्शन में पी एक्स था, देखिए ये था, आपने पढ़ा था कि जो हमारा डिमांड होता है, डिमांड जो फंक्शन होता है उसको कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के पीछे। एक होता है पी एक्स, पी एक्स जो था हमारा प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, है ना, ऐसे बहुत सारे थे हमारे, और भी कई सारे थे। तो ये सारे फैक्टर्स थे। ऐसे जो हमारा सप्लाई फंक्शन था उसमें क्या एलिमेंट्स था, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, है ना, गवर्नमेंट, गोल ऑफ द फर्म, ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अभी हम जो है ये फंक्शन के बारे में नहीं कर रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा फंक्शन को ब्रीफ में नहीं जा रहे हम। ठीक है, तो हमारा जो है क्या है, इसमें हम ये जानेंगे कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है पी एक्स, सॉरी पी आर जो है, पी एक्स जो है वो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, यानी हमारी कमोडिटी का प्राइस जो है अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसका हमारे डिमांड और सप्लाई पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसे हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं, और वो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब बचे बाकी के एलिमेंट, यानी कि जो ये है और इसके अलावा बाकी सारे, ये है और इसके अलावा बाकी सारे, ये क्या करते हैं, अगर ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, पी एक्स जो है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, लिख लीजिए आप कहीं कॉपी में अपने, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, तो जो बाकी के एलिमेंट है फंक्शन के वो क्या करवाते हैं, वो शिफ्ट करवाते हैं। ठीक है, बस ऑन प्राइस की वजह से जो भी इफेक्ट पड़ता है उससे ही एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। बाकी के जितने भी एलिमेंट है डिमांड फंक्शन के अंदर या सप्लाई फंक्शन के अंदर, जितने भी आइटम मिलेंगे आपको वो सारे के सारे जो है रिस्पॉन्सिबल हैं शिफ्ट के लिए, तो उसकी वजह से शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या आता है, दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड कौन से होते हैं, जो हमारे कंपटीटर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जो हमें पूरा करते हैं, हमारी कमोडिटी को पूरा करते हैं। तो सपोज एग्जांपल ले लीजिए, आप टी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपका कंपटीटर जो है वो कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपका कंपटीटर जो है अपना प्राइस बढ़ा देता है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, समझना इसको, आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, तो आपका प्राइस तो सेम है। ठीक है, फिर आपका प्राइस जब सेम था तो आपकी डिमांड कैसे बढ़ गई, क्योंकि कस्टमर्स को लगा कि अरे ये कॉफ़ी तो महंगी है, चलो चाय ही लेते हैं। ठीक है, तो चाय लेने आ जाएंगे। क्लियर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि एक्सेप्शनल रूल भी तो है मैम, अगर हमको चाय ही पसंद हो तो हम क्या करेंगे, हमको कॉफ़ी ही पसंद हो तो क्या, वो तो एक्सेप्शन होते हैं, वो तो हर जगह है। ठीक है, हर रूल को ब्रेक करने वाले होते हैं, तो उनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जो है हम इनको जानेंगे कि जो अदर एलिमेंट है उनकी वजह से शिफ्ट कैसे होता है। तो अब यहाँ समझना थोड़ा सा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपका सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस क्या है, आपका सब्सटीट्यूट यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है टी, अगला कॉफ़ी बेच रहा है, कॉफ़ी महंगी होगी तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, टी के कस्टमर जो है वो बढ़ जाएंगे, तो आपको इसका क्या इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये मैं डिमांड के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ, डिमांड का क्या बता रही हूँ मैं, डिमांड का बता रही हूँ। ओके, देखिए ये क्या है, आपका डिमांड कर्व है, आपका प्राइस क्या है कमोडिटी का, वो पी है। अब समझना, ठीक है, मैं इसके नोट्स जो है इसको सिर्फ की पॉइंट की तरह समझा रही हूँ। आपकी कमोडिटी का जो डिमांड है, इनिशियल डिमांड, वो डी है, प्राइस आपका पी है। अब मान लीजिए कि कॉफ़ी जो है महंगी हो गई, तो कॉफ़ी वाले जो कस्टमर हैं वो ऐसे कस्टमर हैं जो हैबिटेक्चुअल नहीं, उन्हें कुछ भी चलेगा,
तो कह रहे चलो छोड़ो कॉफ़ी महंगी हो रही है तब तो चाय खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आ गए आपके पास टी खरीदने, यानी वो कस्टमर जो है आपके हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आपका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों यहाँ पे हम इसी कर्व पे क्यों नहीं शिफ्ट किए, क्योंकि आपका प्राइस तो कांस्टेंट है और अपने ही कर्व पे हम तब मूवमेंट मारते हैं जब हमारा क्या होता है, खुद के प्राइस में चेंज आता है, तब हम करते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ हमारे खुद के प्राइस में तो चेंज आया नहीं, यहाँ तो चेंज जो आया है वो क्या है, कंपटीटर के प्राइस में आया है, उसका बेनिफिट हमको मिल गया। तो ऐसे में क्या हो गया, हमारा प्राइस तो क्या है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो है हमारी डिमांड फिर भी बढ़ गई। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। इसी तरह से अगर आपके कंपटीटर ने आपका प्राइस अपना कम कर दिया, भाई कॉफी वाले ने प्राइस कम कर दिया, तो आपके कस्टमर उसके चले जाएंगे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऐसे केस में आपके कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। आपकी कमोडिटी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये कौन सा शिफ्ट है, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब ऐसा कुछ भी हो जाए जो आपके फेवर में आ रहा हो। आप एक कस्टमर हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं और आपको डिमांड जो है, आपकी जो कमोडिटी है, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपको ये देखना है कि हमारी कमोडिटी की डिमांड कितनी इंक्रीज और घट रही है और बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में अगर कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी ऐसा कुछ लिया जाता है, इफेक्ट आता है जिसकी वजह से वो आपके फेवर में आ जाए, कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाए जो आपके फेवर में, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर को आपकी चीज़ पसंद आ गई, कस्टमर आपकी ओर शिफ्ट हो गए, एक्सपेक्टेशन पे आप कस्टमर के खरे उतर गए, तो भी आपकी डिमांड क्या होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इन्वर्स होते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, टेस्ट प्रेफरेंस आपके जो है अगेंस्ट हो गया, किसी और ने कुछ अच्छा दे दिया जो ज़्यादा पसंद आ गया कस्टमर्स को, तो आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कर्व। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल सा था, आपने ये समझ लिया। किसी को फिर भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बताएं, ठीक है, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दूंगी। अब यहाँ पे जो सप्लाई के साथ भी सेम सिचुएशन ही क्रिएट हो जाएगी। यहाँ समझे आप लोग सप्लाई का, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ये आपका प्राइस है जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका प्राइस है, पी है, यहाँ क्वांटिटी है, ये ऑरिजिन है, यहाँ पे हम प्राइस को शो कर रहे हैं। ओके, अब हो क्या रहा है, कोई भी फैक्टर, मतलब आपका प्राइस तो कांस्टेंट है, वो पी है, सप्लायर है आप, और हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जो आपके फेवर में, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा दी, गोल ऑफ द फर्म क्या है, बढ़ गया है कि भाई आपका टारगेट हो गया कि हमारा इस साल का इतना टर्नओवर करना ही करना है, तो फिर कुछ भी हो जाए फिर आपको तो करना ही करना है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, रिलेटेड गुड की बात करें, ऐसा कोई गुड जो है कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कार बेच रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे, यानी आपके फेवर में बातें आ रही हैं। अगर आपके फेवर में बातें आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, सप्लाई को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। आपकी जो प्रोडक्ट की सप्लाई, यानी कि आपका प्राइस कांस्टेंट है और आपका जो है सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। क्लियर, S से S1 पर शिफ्ट हो गए। ऑल राइट, अब दूसरा केस क्या है, ऐसे जैसे आपके फेवर में आ गया, आपके अगेंस्ट भी केस आ सकता है। भाई गोल ऑफ द फर्म रिड्यूस हो गया, गवर्नमेंट ने जो है आपको टैक्स रेट बढ़ा दिया, ठीक है, और आपको पता है कि आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको पता है कस्टमर जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे। तो आपने प्राइस नहीं बढ़ाया, आपने सप्लाई कम कर दी, सप्लाई कम करने से क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब ये चीज़ जो है, ये मेन जो मैंने भी बात बोल दी ना, यही मेन है, अभी ये आपको बताऊंगी मैं, ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। ओके, तो जो क्या है यहाँ पे कि कोई भी फैक्टर है जो आपके अगेंस्ट आ गया, तो वहां पे क्या है, आप सप्लायर और आप जो है अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो केसेस हैं ये हमने कर दिया। यहाँ पे जो हो गया, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, आपको तो पता ही है, और यहाँ पे जो ये क्या हो गया, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट। ये जो बताया बच्चों मैंने, ये शिफ्ट के केसेस बताए हैं। ये कौन सा केसेस बताए, ये शिफ्ट के केसेस हैं। ये जो बताए मैंने केसेस, वो कौन से हैं, शिफ्ट के केसेस हैं, शिफ्ट केसेस। ओके, ठीक है, इतनी चीजें कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का आपको मेन पॉइंट जो है वो बताने वाली हूँ। ऑल राइट,
ठीक है बच्चों, आपने इतना कर लिया। अब एक चीज और है, चीज ये है कि आपने ये जान लिया कि खुद की जो है प्राइस, खुद का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज, मतलब आपने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को अच्छे से जान लिया है, कुछ रह नहीं गया आपके लिए। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी, पहले क्या होता है, पहले जो है वो हो क्या रहा है आपके साथ। ठीक है, अगर पहले प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो क्या होती है, यस वेरी गुड, डिक्रीज जाती है। और अगर पहले प्राइस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऐसे सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, डिक्रीज नहीं नहीं, सप्लाई तो इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज हो तो सप्लाई तो इंक्रीज होती है, अभी तो पॉजिटिव रिलेशन बोला। ठीक है, और अगर प्राइस जो है डिक्रीज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मैं फिर पूछती हूँ आपसे, अब आप बताओ अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो फिर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कैसा क्वेश्चन कर दिया मैम आपने, ऐसा भी कोई पूछता है क्या? अभी तक तो प्राइस ही चेंज हो रहा था पहले, अब सप्लाई कहाँ से चेंज हो रही है पहले? नहीं, ये भी चेंज होता है, इसको जानते हैं हम कैसे चेंज होता है। ये देखिए पूरा बोर्ड भर गया है, ओके, यहाँ विजिबल है। देखिए पहले प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज। ये तो हो गया कि ये प्राइस अगर पहले चेंज होगा तो उसका सप्लाई पे उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर पहले प्राइस चेंज हो जाएगा तो उसका सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर पहले सप्लाई ही चेंज हो जाए, सप्लाई बोले नहीं पहले मैं चेंज होंगी, अब की बार मेरी बारी है, तुम्हारी नहीं है, ठीक है, तुम हर बार चेंज हो रहे हो, अब की मैं चेंज होऊंगा, तो फिर क्या करेंगे, जब सप्लाई अगर चेंज हो गया तो क्या करेंगे, अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए, सप्लाई क्यों डिक्रीज होती है, कई सारे फैक्टर हैं, कई बार तो जो होता है मजबूरी होती है और कई जानबूझ करके होती है, जैसे हम ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। ब्लैक मार्केटिंग ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो सप्लाई कम हो गई है, मार्केट में माल कम है। जब माल कम है, हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन तो है ही ज़्यादा, और हमारे यहाँ तो हर चीज़ बिकती है ना, कुछ भी चीज़ ऐसी जिसकी डिमांड ना हो जाए, वो अलग चीज़ है, थोड़ा सस्ते में करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सप्लाई जो है अगर डिक्रीज हो गई तो इस बार सस्ता नहीं करवा पाएंगे, माल कम है मार्केट में, लेना है तो लो, नहीं तो अगले को बेच देंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अगर सप्लाई जो है आपकी मार्केट में जो है, सप्लाई जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए, प्रोड्यूसर जो है ना इस बार बेवकूफ़ बन गए, मतलब जान नहीं पाए, उन्हें लगा कितना माल बना रहे सारा सारा बिक जाएगा, लेकिन बिका नहीं। अब मार्केट में स्टॉक ओवर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन जब बिक नहीं रहे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर बोले अरे भैया ले जाओ, ठीक है 100 रुपये का था 80 में ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, अच्छा ठीक है ना आपकी ना मेरी 70 रुपये में। अब आप सोचोगे 70 रुपये मिल ही रहा है तो ले ही लेते हैं, तो एक क्या फिर 2 ही ले लेते हैं, है ना, तो ये भी हो जाता है। तो अब क्या हुआ, अगर प्राइस सप्लाई इंक्रीज हो गई तो प्राइस क्या होता है, उसके इफेक्ट से डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे कैसा रिलेशन निकल के आया है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप निकल के आया है। देखने वाली बात यह कि पहले कौन चेंज होता है, ठीक है, अगर पहले सप्लाई चेंज होती है तो प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन बनाती है, और अगर पहले प्राइस चेंज होती है तो सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाती है, ठीक है। तो ये लॉ नहीं है, ये लॉ का एक्सेप्शन है, ये जो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई। ओके बच्चों, ठीक है, लिख डालो। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, दूसरी चीज क्या है हमारी, दूसरी हम ये है, दूसरी कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं वो ये है कि अगर जो है आपका सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके साथ हो ये रहा है कि अब की पता ही आपको, डिमांड इंक्रीज प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होता है बच्चों, प्राइस के इंक्रीज होने से आपका डिमांड जो है वो क्या हो जाता है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, वेरी गुड, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, शाबाश, आपको तो पहले से आता है, वेरी गुड। अब नया मैं बताऊंगी कुछ, वो ये है कि अगर पहले डिमांड ही बदल जाए, ये तो लॉ था, किसका लॉ था,
ये जो है ये तो लॉ था, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर पहले डिमांड इंक्रीज हो जाए तो प्राइस क्या होगा? सोचो जरा, आप कस्टमर हो, हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, सामान कम है। जब सामान कम है तो जो पैसे वाले हैं वो आगे जाएंगे, कहेंगे अरे हमें दे दो हमें। हम बोलेंगे नहीं नहीं अब तो कम है सामान, कैसे दे दें आपको? तो आप बोलोगे भाई आप पैसे वाले हो। आप बोलोगे नहीं नहीं भाई चलो अच्छा आप 100 रुपये में बेच रहे हो, हमसे 105 ले लो, 110 ले लो, हमें दे दो। तो जाहिर सी बात है दे ही दोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज होता है। क्या होता है? प्राइस इंक्रीज। अगर डिमांड पहले इंक्रीज हो जाए तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और अगर पहले डिमांड डिक्रीज हो जाए तो प्राइस भी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर डिमांड कम कर दी, हमने कहा अच्छा नहीं ले रहे हैं हम, 100 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, बेशक सप्लाई अच्छी खासी है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन हम नहीं लेंगे। मार्केट में स्टॉक ओवर है, थोड़े कुछ दिन बाद जो है अगर वो चीज़ खराब होने वाली नेचर की है, लग्जेरियस की बात अलग होती है, लग्जेरियस तो नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचेंगे हम मर्सिडीज़ नहीं खरीदेंगे, जाओ मैम ने तो पढ़ाया था हमको, अब तो हम मर्सिडीज़ लेंगे नहीं, अब तो हम आईफोन लेंगे नहीं, तो वो जो है ना वो रेट जो है टेक्नोलॉजी डाउन होने की वजह से आपको मिल सकता है कम पे। ये नहीं कि भैया ले जाओ अब सड़ जाएगा मेरे पास, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। ये जो है ना कुछ केसेस जो है नेसेसिटी गुड्स के ऊपर और हमारे रूटीन टाइप की चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो अब डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज। डिमांड डिक्रीज तो प्राइस भी डिक्रीज हो गई, ठीक है, कि भैया ले जाओ, डिमांड आप कम कर रहे हो, ठीक है, प्राइस कम कर दे रहे अब ले जाओ। तो ऐसे केस में क्या हो गया? ये क्या बना रहा है? ये एक्सेप्शन बना रहा है, ये भी एक्सेप्शन बना रहा है। किसका? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऑलराइट बच्चों, तो ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसी के साथ जो है ये वीडियो जो है हमने कुछ की पॉइंट्स थे और ये जो बेसिक था जो जिससे ये चैप्टर कंसर्न है, इस चैप्टर में अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको आगे की सारी चीज़ें समझ में ईजिली आ जाएंगी। और फिर बाकी का जो चैप्टर है, बाकी का जो आगे हम कैरी ऑन करेंगे वो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में करेंगे। तो फिर आई होप कि जो है आप लोग जो है इसको ज़रूर से लाइक करेंगे। और ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, ज़रूर आना, सारे बच्चे देखना।